बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे आज के मेहमान गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर 1 जून 1969 को ज़िला अटक की तहसील फतेहजंग में पैदा हुए। नाज़रीन, गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ख़ान के इंटरव्यू का पहला हिस्सा आप गुज़श्ता इतवार देख चुके हैं। आइए प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा देखते हैं। आप कहते हैं यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर मेरिट की बुनियाद पर लगने चाहिए। मेरिट से आपकी क्या मुराद है? आपके ख्याल में मौजूदा तैनातियों में मेरिट को किस हद तक मद्देनज़र रखा गया है? क्या आप इस हवाले से कोई ख़ास मिसाल दे सकते हैं? क्योंकि मरीम नवाज़ का कहना है कि गवर्नर पंजाब यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को लगवाना चाहते थे। देखिए, जब मरीम साहिबा ने कहा ना कि पंजाब के लगाना चाहते थे, तो मैंने कहा अगर जिसको मैं पंजाब में लगवाना चाहता था उसका नाम ओपन करें। फिर साथ उन्होंने तरदीद की इस पे कि नहीं, मैंने नहीं कहा कि वो पंजाब में। दूसरा, मुझे जो पंजाब के वाइस चांसलर हैं मोहम्मद अली शाह साहब, उन पे तो मुझे इतराज़ ही कोई नहीं है। मैं समझता हूँ वो जिस तरह मौजूदा सूरत हाल में लगे हैं फिर भी सबसे बेहतर बंदे हैं। और ईमानदारी से मैं कह रहा हूँ, मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है कि फ़लाँ वाइस चांसलर लगे फ़लाँ, लेकिन जो प्रोसेस में ख़राबियाँ हुई उस पर मुझे इतराज़ है। अब किसी का नाम लेना मेरे लिए मुनासिब नहीं है क्योंकि मैं चांसलर हूँ। नहीं, गवर्नर साहब, बात है कि ये लोग कहते हैं, मुबैना तौर पर ये कहा जाता है कि बहुत से वाइस चांसलर ऐसे हैं कि जिन पे मुख्तलिफ़ किस्म के इल्ज़ामात लगते हैं, उनकी बैकग्राउंड अच्छी नहीं है, पर उनके बारे में फिर क्या करेंगे? उनका क्या तरीक़ाकार होगा? देखें, यही तो गलत हुआ है ना। नहीं, फिर इसका तरीक़ाकार क्या हो? गलत तो हो गया, अब इस गलती को दुरुस्त कैसे किया जाए कि आपके पास भी अख्तियार रहे? देखें ना, वहाँ पे अख्तियार वापस ले लिया गया, खैबर पख्तूनख्वा में ले लिया गया ना, ले लिया गया। अच्छा, अब ये हकीकत है कि लोग कहते हैं मुबैना तौर पे वाइस चांसलर्स के बारे में बहुत बहुत बड़ी बातें करते हैं। अगर ऐसी बातें हैं तो उनको फिर कैसे दुरुस्त किया जाए? किस किस्म की इंक्वायरी की जाए? क्या तरीक़ाकार इस्तेमाल किया जाए? बिकॉज द पावर इज़ विद यू, और एक सूबे में पावर गवर्नर से लेके चली गई है चीफ मिनिस्टर के पास। अब हमारे सामने दो मिसालें हैं, आप क्या समझते हैं कि क्या करना होगा? देखें, जो मौजूदा सूरत हाल है ना, उसमें उस पावर के हवाले से उस तरह पावर को जो है वो तस्लीम नहीं किया गया। मैं ये कहता था कि, और उसमें वाज़ेह लिखे हुए है कि चांसलर जो है वो उसकी पावर है। किसने पावर को तस्लीम नहीं किया? पंजाब गवर्नमेंट ने नहीं किया। उन्होंने उसने कहा कि मैंने समरी मुस्तरद कर दी थी और लिखा था कि इस पर बहुत सी उंगलियाँ उठेंगी जी, और इसमें बहुत से लोगों पर करप्शन के चार्जेस हैं। मैं चांसलर हूँ, मुझे पता है जी, ये आपने कहा है? मैंने कहा है। अच्छा, अब आप ये कहते हैं तो अब जिस पे आप इल्ज़ाम लगाते हैं उसको सफाई का मौका मिलेगा, नंबर एक। और इसी मुल्क में उसी आइन के ताबे 1973 का आइन जो काबिल अमल है इस वक्त, एक सूबे का जो चीफ मिनिस्टर है वो गवर्नर की बात को बिल्कुल ही नहीं मानता, उसने इख्तियार ही अपने पास ले लिया है। ये क्या है? क्या समझ आ रही है? देखिए, ये तो एक जो जमहूरी जिस अपना आइन पे हम चल रहे हैं उसमें ये इख्तियार है असम्बली के पास कि वो गवर्नर से इख्तियार ले लें वहाँ पे। तो आप भी चाहते हैं कि पंजाब की देखिए, उनका इख्तियार है, उनका इख्तियार है। अगर वो लेना चाहते हैं मैं रोक तो नहीं सकता, ये तो फैसला उन्होंने करना है। उधर उन्होंने केपी में ये चाह के चीफ मिनिस्टर को ही दिया जाए, उन्होंने उनको दे दिया। तो जब अक्सरियत असम्बली में एक कानून साजी हो गई तो उस पर तो गिला नहीं हो सकता। अभी चंद दिन पहले तो फिर बर्दाश्त करना पड़ेगा। अभी चंद दिन पहले आपने एक फैसला और किया मुल्तान के बारे में। मुल्तान के बारे में नश्तर यूनिवर्सिटी वाला जो है जी, हाँ जी, वो मैंने उसमें ये फ़ैसला किया है कि वाइस चांसलर और जो हॉस्पिटल के एमएस है उसका हमें आपस में जो है वो लिंक बताया जाए कि वाइस चांसलर का क्या रोल है उस हॉस्पिटल में। आपने हमें ये लिख दिया कि वाइस चांसलर को फारिग कर दे, लेकिन इसलिए फारिग कर दें कि जो ब्लड था वो गलत गया मरीज़ों के पास, उनकी वजह से उनकी डेथ होगी। अब आप ये सवाल उठा रहे हैं, एड्स जो है उसके सिम्टम निकले और इस तरह की कुछ। और अब आप ये सवाल उठा रहे हैं कि कैसे जिम्मेदारी आती है वाइस चांसलर? आप ये सवाल उठा रहे हैं? मैं ये सवाल उठा, ये हमने तो इसमें जो रूल्स ऑफ बिजनेस है उसमें कोई जवाब नहीं आ रहा इसका? नहीं, उसमें देखे ना, वाइस चांसलर जो है उसका किरदार यूनिवर्सिटी की हद तक है और जो एडमिनिस्ट्रेटिव रोल है वो एमएस का है हॉस्पिटल में। आर यू श्योर अबाउट इट? मेरे इल्म में यही है, मैंने यही पढ़ा है। अब अगर उस पर आप चलेंगे ना, वो हमें कोई चीज़ लिखते हैं, बताते हैं, सेटिस्फाई हो जाते हैं, हम उनके उस समरी के मुताबिक उसको कर देंगे, लेकिन नहीं होते तो किसी के साथ ज़्यादती तो नहीं होनी चाहिए। अगर उस तरह होना, इफ्तिखार साहब देखें, मुख्तलिफ डिवीज़न में जो है ज़िलों में डीसी लगे हुए हैं,
और वो कमिश्नर के साथ हैं। तो अब डीसी अपने ज़िले में कोई गुनाह करता है तो उसकी सज़ा कमिश्नर को मिलती है? कभी नहीं मिलती, डीसी को ही मिलती है। अरे मुझे एक बात बताएं कि मुझे खैबर पख्तूनख्वा में पीपल्स पार्टी का गवर्नर हो गया, पंजाब में आप हो गए, इस फैसले की वजह क्या है? हालांकि वहाँ पे अक्सरियत खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की है और यहाँ पे अक्सरियत आपकी इतनी नहीं थी कि आप गवर्नर लगते। ये दोनों तैनातियाँ क्या हैं? देखिए, ये तैनातियाँ इस तरह हैं कि जो पीपल्स पार्टी और नून लीग का अलायंस हुआ, उस अलायंस में ये फैसले किए गए कि ये 2 गवर्नर जो हैं पीपल्स पार्टी को दिए जाएंगे, चेयरमैन सेनेट पीपल्स पार्टी, प्राइम मिनिस्टर जो है वो नून लीग, स्पीकर नून लीग, चीफ मिनिस्टर उनकी अक्सरियत है, उन्होंने ही बनना था। तो ये सारे उस जो अरेंजमेंट थी उसमें ये सारी चीज़ें तय हुई, उसके मुताबिक ही ये सारे आईनी ओहदे जो है वो दिए गए। अच्छा गोयल साहब, ये बड़े मज़े की बात है कि आपका ये दावा है कि आप बड़े अच्छे सियासी वर्कर हैं और आप अपने खुशफहमी है। हाँ, वो तो खुशफहमी तो ख़त्म होगी ना आपकी, जब आप 2024 के इलेक्शन में आप 4थे नंबर पे आए तो फिर ये खुशफहमी तो ख़त्म होगी। बात ये है ना कि उस एक तो जो है वो बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे मैं नहीं कर सकता, लेकिन जो मैंने की उनसे हटता भी नहीं हूँ। मैंने पीट के मीडिया पे, मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, मेरी कैंपेन के दौरान चीज़ें नज़र आ रही थी। मैंने कहा मेरा कोई दावा नहीं है कि मुझे इलेक्शन जिताएं या मैं इलेक्शन जीतूंगा। मैं सिर्फ एक गुजारिश करना चाहता हूं कि मेरे जो वोट लोग मुझे दे रहे हैं वो वोट मुझे पूरे दे दें। 64,000 वोट मिला सिर्फ आपको? नहीं, मैं आपको 64,000 भी पता नहीं क्यों दे दिया। अच्छा, मुझे सही कह रहा हूँ मैं, ये भी नहीं मिलना चाहिए था आपको? मैं आपको बताता हूँ। मैं अब फिर आपने इस पंजाब में मेरा ख्याल है शायद बहुत कम ऐसे एरियाज़ होंगे कि जहाँ पे जो है वो जो हमारा आरओ है उसके पास कैंडिडेट्स जो है वो गए। हमारे एक लब्बैक वाले थे 3-4 लोग, हम आरओ के पास लब्बैक वाले 7 रिजवी को 91,000 वोट मिले। हाँ, हम चले गए अंदर, सारे फ़ोन बंद थे, हम वहाँ बैठे हुए थे, रिज़ल्ट दूसरे कमरे में आते थे, हमें बताते नहीं थे। 3 बजे मैंने उनसे पूछा, उन्होंने मुझे कहा कि जी आपके 11,000 वोट है। तो मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई, यार इतना अच्छे मेरी पोजीशन थी, लोगों ने मुझे वोट नहीं दिए, राब्ता है नहीं, फ़ोन बंद है। तो 3 बजे मैंने अपने एमपीओ को कहा कि यार हम तो कंपटीशन में ही नहीं है, हमें वोट ही नहीं मिले, तो हमें क्या ज़रूरत है यहाँ बैठने की, चलो चलते हैं। घर चले गए, 4-4:30 बजे सो गए। सुबह मैं डेरे पे आया तो उन्होंने कहा जी ये अपनी यूनियन काउंसिल जो है यहाँ 3700 की लीड से हम जीते हैं। हमारी लीड 3700 है सिर्फ इस एक में, 7 वाली में 2300 है। मैंने अपने रिज़ल्ट इकट्ठे किए, मुझे सिर्फ जो मेरी अपनी तहसील है फतेह जंग, उसके जो मेरे पास रिज़ल्ट हैं वो 45,000 थे एक तहसील के, और 3 तहसीलें हैं जिनके इलेक्शन थे, 3 तहसीलें एमएनए के। ये मैं आन ओथ और हल्फन खुदा को हाजिर नाजिर जान के आपके सामने कह रहा हूँ। मुझे 2:30 बजे एक लड़के ने कहा कि जी हम और पीटीआई मुकाबले में हैं, नेक टू नेक हैं, और नून लीग और बाकी जो है वो पीछे हैं, तो हम थोड़ी सी वोटों के फ़र्क से ऊपर नीचे जा रहे हैं। तकरीबन 2:30 बजे तो मैंने आरओ को फ़ोन किया, तो मैंने कहा आरओ साहब क्या पोजीशन है? तो उन्होंने कहा जी मैं सरदार साहब रिज़ल्ट अनाउंस करने लगा हूँ, तो मेरा रिज़ल्ट जो है वो कंपाइल हो गया। मैंने कहा अच्छा तो मेरे कितने वोट हैं? तो उन्होंने साथ आवाज़ दिए कि हाँ भाई कितने वोट हैं? तो उन्होंने मुझे कि सर आपके 35,000 हैं। तो मेरे से रहा नहीं गया, मैंने सख्त ज़बान में बात की। मैंने कहा ये तुम्हें शर्म नहीं है? मेरे पास सिर्फ एक तहसील के 45,000 के मेरे पास फॉर्म 45 पड़े हैं, आप मुझे 3 तहसीलों में 35,000 दे रहे हो? कहता है नहीं सर ये कैसे हो सकता है फलाना। मैं क्या, मैं लेके आता हूँ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ सिर्फ एक तहसील के, बाकी 2 को छोड़ दो। मैं अल्फन कह रहा हूँ। 15 मिनट या 20 मिनट बाद रिजल्ट अनाउंस हुआ। तो इसका मतलब है इमरान खान की पार्टी भी सही हो रही है। वो 35,000 जो है वो 64,000, फिर इमरान खान की पार्टी सही हो रही है। अब बल्ला जाने सही हो रही है या गलत हो रही है, लेकिन वहाँ पे मैं सवाल आपसे कर रहा हूँ, अब आप बताएं जिस तरह का नहीं देखे ना इमरान खान की पार्टी को, तो फिर भी उन्होंने अच्छे वोट उनके निकले। रगड़ा तो हमारा निकला। 2013 में हमारे साथ ये हुआ, 2018 में हमारे साथ ये हुआ, 2024 में हमारे साथ ये हुआ।
इफ्तिखार साहब, जब मुझे 2013 में जब मेरे वोट्स आए तो मैं इतना शर्मिंदा हुआ और मैंने कहा मेरे इतने अच्छा अपना था और लोगों ने मेरे से बड़ी ज़्यादती की, मैं समझ नहीं सका। मैं इस 2024 में समझा कि पीपल्स पार्टी को पंजाब में सोचे समझे मंसूबे के तहत जो है वो फारिग किया गया है। सर, मुल्क में इनको इलेक्शन भी हराओ। मुल्क में अगर नए इंतखाबात करवाए जाएं तो क्या तमाम सियासी जमातों को बैठ के ये तय नहीं करना होगा, कोई ऐसा फार्मूला तय नहीं करना होगा कि फार्म 45, 46, 47 में वो तरमीम चाहते हैं? देखें सर, बात ये या फिर इमरान खान की ये बात कि वोटिंग मशीनें इस्तेमाल की हैं, आप क्या तजवीज़? इमरान खान की देखें क्या बात है। मैंने जैसे पहले आपको कहा सियासतदानों के हवाले से, सियासतदान जब खुद सबक नहीं सीखते तो फिर इनका असर यही होगा। जब ये पावर में आते हैं इनको सारी चीज़ें भूल जाती हैं। ऐसा नहीं, उसने तो पार्लियामेंट में डिमांड की थी कि मशीनें लाओ, आप लोगों ने कहा कि नहीं मशीनें नहीं लाते हम। मशीनों पे तो इतराज़ था, सबको था, बहुत सारी जगहों पे मशीनों का फेलियर जो है वो सबके सामने है। तो फिर क्या और एक नया ना आप मशीन मानते हो, ना आप फार्म 45 मानते हो, 46 मानते हो, 47 मानते हो, फिर किस किस्म का हमारे ना मानने से क्या होता है? अभी सब ने माना नहीं है ये जो फार्म आया है 47, मैंने पहली बार सुना है वैसे 47। और देखे ना बात मैं जो करता हूँ, तरीकाकार क्या होगा? तरीकाकार ये अगर कल इलेक्शन कराएंगे फिर कोई फायदा नहीं है इलेक्शन का, कराना ही नहीं चाहिए। क्या होगा फिर? हम इलेक्शन लड़ के आए ना जी, हमें पता है करोड़ों रुपए 1973 के तहत हलफ उठाए हुए आपने, मेरे प्रोग्राम में आप कह रहे हैं कि इलेक्शन करवाने ही नहीं चाहिए। ये इलेक्शन बिल्कुल नहीं करवाने चाहिए। मैं दोबारा कह रहा हूँ, इन इलेक्शन का फायदा ही कोई नहीं है। जब किसी को पता ही नहीं है मेरे वोट्स कितने हैं तो इलेक्शन का क्या फायदा? तो कैसे करवाएं? पाकिस्तान बनने से लेके आज तक कोई इलेक्शन आप मुझे एक आध के छोड़ के बता सकते हैं कि सब ने माना हो? सरदार साहब, ये बात ठीक है, तजवीज़ तो बताए ना। सर, तजवीज़ ये है कि जो असम्बली के अंदर बैठी हुई पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो सारी बैठें और सबसे पहले इलेक्शन का तरीक़ाकार तय करें कि उसको किस तरीके से हो कि जिसको सब माने। मसला ये होता है जो हुकूमत में होते हैं ना, वो कहते हैं सब ठीक है, हर दफ़ा शायद हमारे साथ ऐसे होगा। 18 में जो रगड़ा लगा ना जी पाकिस्तान की तारीख में और इमरान खान को जिताया गया, तो खान साहब जब इक़्तिदार में आए तो उन्होंने ठीक करने की कोशिश नहीं की। उन्होंने कहा मैं ही जो है वो अगले इलेक्शन में भी मेरे साथ इसी तरह। आप सियासी बातें कर रहे हैं, आप बताएं कि क्या तरीकाकार क्या अख्तियार किया जाए? देखें, तरीका आपका तजर्बा है, यूनियन काउंसिल में आप इलेक्शन लड़ते हैं, आपस वोटरों की देखें, इस वक्त पाकिस्तान की वोटर लिस्ट बड़ी अच्छी है। आपका नाम है, आपकी तस्वीर है, आपका शनाख्ती कार्ड है, आपको जो बैलेट पेपर मिलता है उस पर आपका अंगूठा लगाया जाता है और फिर आप वो बैलेट पेपर लेके जाके डब्बे में डालते हैं। अब तक यही है ना, इसमें ख़राबी कहाँ है और कहाँ ठीक की जाए? सर, ख़राबी यहाँ पे है ना, एक तो इलेक्शन कमीशन को बिल्कुल इंडिपेंडेंट किया जाए, कोई हुकूमत से उसका सरोकार न हो। एक अभी भी नहीं है लीडर ऑफ द अपोजिशन और लीडर ऑफ द हाउस ने उसको बनाया। लीडर ऑफ द अपोजिशन लीडर ऑफ हाउस ने बनाया, लेकिन उसे पैसे हुकूमत से ही लेने होते हैं। तो कहाँ से पैसे? वो उसे फंड न लें तो सब पैसे हुकूमत को कहाँ से ले? वो हुकूमत को बाउंड किया जाए कि इलेक्शन कमीशन के फंडिंग उन्हें मांगने की ज़रूरत नहीं है, वो रोक नहीं सकते। आइन और कानून के तहत एक सिस्टम के तहत जो है उनको उनकी फंडिंग जाए। दूसरा, इलेक्शन कमीशन का अपना अमला इलेक्शन कराए। अच्छा, अपना एक मिनट रुक गया, अपना अमला कराए। और आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर 84,000 के करीब पोलिंग स्टेशन हैं, तो क्या इतना बड़ा अमला सिर्फ इलेक्शन के लिए रखा जाए या 5 साल के लिए अमला रखा जाए और उसकी कॉस्ट क्या होगी? नहीं, देखे ना, उसके लिए कोई रास्ता निकाला जाए, कुछ सोचा जाए, सारे बैठ के उसको, कि वो बोझ भी ना पड़े। जब आपके टीचर वहाँ पे कराते हैं इलेक्शन, जब अपनी मर्जी के आरोप लगा के ड्यूटी करते हैं, और ड्यूटी करते हैं, इलेक्शन भी नहीं ड्यूटी, तो उन बेचारों ने क्या करना है? तो इसके लिए तमाम पॉलिटिकल, देखें ना, मैं जो राय भी दूं, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को बैठ के सर जोड़ के और सबसे पहले इलेक्शन। एज ए गवर्नर आप क्यों नहीं इस मामले पे डिबेट कराते? यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में लोगों से राय क्यों नहीं लेते हो? नहीं, बहुत अच्छी सजेशन है, बिल्कुल लेनी चाहिए, ताकि कुछ समय आए ना, कोई चीज़ें बेहतर हो, कोई राय आए उसमें उसको बेहतर करने के लिए। 23 मई 2024 को पंजाब असम्बली से हत्या के इज़्ज़त बिल मंजूरी के लिए आपको भेजा गया, तो आपने बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और दस्तखत करने से इनकार कर दिया। आपको इस बिल पर क्या तहफ़्फ़ुज़ात थे? क्योंकि बाद में जब आप छुट्टी पे चले गए
तो जो कायम मुकाम गवर्नर था मलिक अहमद ख़ान ने दस्तखत की। अब इस बिल में आपको इतराज़ क्या था, क्या आप मुझे बता सकते थे? बिल्कुल लिखा था कि ये जो भी फेक न्यूज़ देगा उसको सज़ा होगी, आपको क्या इतराज़ था? देखिए, उसमें ये था कि सज़ा होनी तो ठीक है, सज़ा हो, लेकिन उससे पहले ही एक था कि 30 लाख, 20 लाख, 50 लाख, वो 10 लाख जमा कराएगा वहाँ पे जब उस पर इल्ज़ाम लगता जाएगा। और फिर मैंने आपकी जो एक्शन कमेटी थी उनके साथ मीटिंग की, और आपको ये इतराज़ था कि ये सज़ा 30 लाख रुपए तक हर जाने की सूरत में हो सकती है, और हर जाने की ये सज़ा ट्रिब्यूनल ट्रायल शुरू होने से कबल ही हत्या के इज्जत की दरख्वास्त मसूल होने पर अबूरी हुक्मनामे में सुना जा सकता। आपको ये इतराज़ था? जी, एतराज़ था, बिल्कुल ये एतराज़ था। लेकिन सर, ये आप बिलीव नहीं करते कि फेक न्यूज़ ने तबाह कर दिया आपकी सोसाइटी को, समाज को, हर चीज़ को? इसमें बिल्कुल कोई जो चाहता है उसकी मर्जी आती है, वो चला देता है और वो तबाही कर देता है। और वो पता नहीं कहाँ बैठा है, किधर बैठा है वो। और ख़ासकर सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे फिर भी बड़ा अच्छा सिस्टम है। क्यों नहीं देख सकती है? 2-3-4 दफ़ा नहीं देखिए ना दस्खत। अब ये तो नहीं है ना कि फंदा जिसके गले में फिट आ जाए उधर ही कस दो उसको। जिसने की है फेक न्यूज़ उसको भी तो उसकी बात तो सुननी चाहिए। नहीं, आपने इस पे क्या कोई लिखा, डिसेंडिंग नोट लिखा? जी, इसके लिए मैंने बिल्कुल लिखा कि इसमें 1-2 चीज़ें ऐसी हैं, एक ये वाली है, एक और चीज़ थी अभी मेरे जहन में नहीं है, वो भी बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। और फिर मैंने राब्ता किया स्पीकर साहब से, और मैंने उन्हें कहा कि जो एक्शन कमेटी मेरे पास आई है वो भी ये नहीं कहते कि ये बिल ना हो। वो अरशद अंसारी साहब जो अभी फिर प्रेसिडेंट बने हैं, इनसे डिस्कस हुआ, वो कहते हैं ये बिल हो, ये कानून बने, लेकिन हमारी बात सुनी जाए, हमारे साथ बैठ के जो है चीज़ों को डिसाइड किया जाए। तो देखिए, और मैं ज़ाती तौर पे समझता था कि सिर्फ एक दफ़ा अगर बैठ जाते तो ये कंसेंसस से हो जाना था। सर देखिए ना, अब ट्रिब्यूनल का जो तरीक़ाकार था वो बिल्कुल ठीक था कि मेंबर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की मशावरत से मुकर्रर किया जाएगा। जहाँ मेंबर अदलिया से होगा वहाँ चीफ जस्टिस 3 नाम हुकूमत को देगा, हुकूमत उन में से एक को मुकर्रर करेगी, और जहाँ मुमकिन मेंबर के तल्लक वकला बरादरी से होगा वहाँ हुकूमत चीफ जस्टिस को 3 नाम तजवीज़ करेगी। तरीक़ाकार तो बहुत अच्छा था, और आपने कहा मैं दस्तखत नहीं कर रहा। लेकिन तो ये नहीं ठीक था ना। आप 30 लाख अभी मैं कल वैसी इस प्रोग्राम में नाराज़ होकर चला जाऊं और जाके कहूं कि इफ्तिखार साहब ने मेरे पे बड़ा, और आपको साबित करना होगा ना कि आप नाराज़ क्यों हुए हैं। वो साबित नहीं, देखिए ना, लेकिन आपको 30 लाख साबित करने से पहले जमा कराने हैं। साबित के बाद 30 लाख डाले जाएं, मुझे कोई तो मुझे वापस मिल जाएंगे ना? नहीं मिल जाएंगे, वो तो मिल जाएंगे, लेकिन पहले फिर साफ़ी को चाहिए होगा कि वो 30 लाख का बंदोबस्त करे और फिर खबर लगा। बिलावल भुट्टो ने पार्लियामेंट में चार्टर ऑफ पार्लियामेंट की तजवीज़ दी है। आपके नज़दीक ये चार्टर ऑफ पार्लियामेंट क्या है? क्या उन्होंने कभी आपसे इस मामले में कोई गैर रस्मी मुशावरत की है? देखिए, चार्टर ऑफ पार्लियामेंट ये है कि एक तो जिस तरह पीपल्स पार्टी का है ईमान है कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, और लेकिन पार्लियामेंट में लोग घुस जाते हैं, उठा के मैंने को ले जाते हैं गिरफ्तार करके, ये भी तो कोई तरीका नहीं। पार्लियामेंट में तो कोई नहीं घुसता। अभी ये हुआ वाकया हुआ ये, वो देखें ना, उसमें था इख्तलाफ राय था, और वो कमज़ोरी है ना। देखें, चार्टर ऑफ पार्लियामेंट अगर है तो इसका मसला यही है ना कि पार्लियामेंट को इतना सुप्रीम और ताकतवर किया जाए कि कोई चीज़ भी जो है वो पार्लियामेंट की मर्ज़ी के बगैर ना हो सके। सरदार साहब, मैं ब्रेक पे जा रहा हूँ, ब्रेक से वापस आऊँगा तो गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे। ख्वाजा, मैं जा रहा हूँ ब्रेक पर, जाएगा नहीं, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। ख्वाजा, गुफ्तगू हो रही है गवर्नर पंजाब से। आइए गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखते हैं। जजेस की तकरीरों के हवाले से आप बात करते हैं। आपने कहा जब हम अपोजिशन में होते हैं तो मेरिट को पुकारते हैं, और जब हम इक़्तिदार में होते हैं तो अपने मुफादात के मुताबिक मेरिट का तयन करते हैं। ये हकीकत है। एक ओवरऑल मैंने बात की, ये हकीकत है। जब ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी, मुल्क ठीक हो जाएगा। जब हम उस स्टेज पे पहुंच जाएंगे और हमें याद आएगा कि जब हम वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के बाहर नारे लगा रहे थे उस वक्त हमारी पोजीशन क्या थी। आज हम जो है वो प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर बैठे हैं, या प्रेसिडेंसी में बैठे हैं, या गवर्नर हाउस में बैठे हैं। आज आप बेहतरी चाहते हैं। आपका वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी के इस बयान पे क्या मौक़िफ़ है? हमें तो हैरानी है कि गवर्नर साहब को हमें बताना पड़ता है कि इनका काम क्या है। इन्हें कभी हमारे स्कूलों से मसला हो जाता है, कभी यूनिवर्सिटियों से मसला हो जाता है,
सिंध में जहाँ उनकी हुकूमत 16 बरस से है, वहाँ स्कूलों में गधे बांधे जाते हैं, शरअ तालीम कई जगह पे सिफर है, तो हमें वो ना बताएं कि हमने सूबा कैसे चलाना है। देखें, एक तो उज़्मा बुखारी हमारी बहन है और मुझसे साफ़ी भाइयों ने पूछा था कि जी आपने फ़लाँ दिया और अभी वो वज़ीर इत्तलात जो है ये कह रही हैं, तो मैंने कहा वो यार हमारी बहन है और वो एग्ज़ैम्प्ट हैं, जो मर्ज़ी कहती रहें, तो वो एग्ज़ैम्प्ट हैं, जो मर्ज़ी कहती रहें। मैं अब देहाती आदमी हूँ, अपनी बात से हटने वाला नहीं हूँ। ये इत्तेहाद की मजबूरी की वजह से कह रहे हैं या खातून को रिस्पेक्ट देने की वजह से कह रहे हैं? रिस्पेक्ट देने के लिए। आप कहते हैं कि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी नौजवानों की आखिरी उम्मीद हैं जो मुल्क को बहरानों से निकाल सकते हैं। गवर्नर साहब, कोई अंदाज़ा है कि मुल्क के कितने फ़ीसद नौजवान बिलावल भुट्टो की सियासी सोच और फ़िक्र को सपोर्ट करते हैं? देखिए, सिंध में तो नौजवान जो है अक्सरियत बिलावल भुट्टो की सोच को सपोर्ट करते हैं। पंजाब में हमें बड़ी मेहनत की ज़रूरत है और नौजवानों तक जाने की ज़रूरत है और चेयरमैन साहब को उन तक ले जाने की ज़रूरत है। पंजाब के हवाले से आपकी बिल्कुल मैं इत्फाक करता हूँ कि यहाँ पे जो है वो ज़्यादा चेयरमैन साहब को लोगों के सामने लाने की भी ज़रूरत है। उनका विज़न यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में और यूथ के सामने जो है वो रखने की ज़रूरत है ताकि वो समझ सकें कि ये शहीदों का वारिस है और ये हकीकी लीडर है इस मुल्क का। ये भी समझ नहीं आती कि आप गुस्से में भी आ जाते हैं। मैं तो बड़ा मस्कीन आदमी हूँ, गुस्से में ये मस्कीन आदमी है। आपने मेरी वज़ीर आज़म को कहा वो मलका बन चुकी हैं, वो कभी भी मेरिट के मसाइल पर मुझे कॉल नहीं करती और ना ही मशवरा करती हैं। अब मैं मरीम नवाज से नहीं मिलूँगा, ये तो गुस्से की बात है ना। आप नहीं मिलेंगे? क्यों नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि नहीं मिलूँगा। मैंने ये कहा था, वो उसकी मैंने फिर बाद में भी हुई थी बात, मैंने ये कहा था कि मैं जैसे ही गवर्नर बना मैं ख़ुद उनके पास जाती उम्रा गया। मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि आईनी तौर पे उन्हें आपके पास आना चाहिए था, लेकिन वही जो पहले सवाल में जो जवाब था एक बहनों बेटियों की रिस्पेक्ट के हवाले से, और हम देहाती लोग हैं, हमारे एक पुरानी रवायात हैं, उसके मुताबिक हमने चलना होता है, तो मैंने वो आईनी चीज़ों को सामने नहीं रखा और मैं ख़ुद उनके पास गया एक बेहतर मैसेज देने के लिए। तो मैंने यहाँ पे ये कहा था कि अब बार बार मैं जो है उनके पास नहीं जा सकता, उन्हें ज़रूरत होगी तो फिर वो ख़ुद रब्ता करेंगी तो कोई बात होगी, वरना नहीं। मैंने ये नहीं कहा कि मैं उनसे नहीं मिलूँगा, मैं 100 दफ़ा मिलूँगा। गवर्नर साहब, जो कुछ भी वज़ीर आला पंजाब कर रही हैं, क्या इस सब पर आप तकरीर करना पसंद करेंगे सूबाई असम्बली पंजाब में? बिकॉज़ आपके पास ये इख्तियार है कि आप सूबाई असम्बली पंजाब में तकरीर कर सकते हैं। देखें, आइनी तौर पे तो ये मेरे पास है कि मैं उन्हें लिख सकता हूँ कि वो असम्बली का इजलास बुलाएं और मैंने वहाँ पे जो है वो बातचीत करनी है। तो अभी मुझे जो है वो 7 महीने हुए हैं, सालगिरह करीब आए तो फिर इंशाल्लाह को कोशिश करते हैं। मतलब जो पॉलिसीज़ उनकी हैं, जो वो काम कर रही हैं, जो अच्छा कर रही हैं, अच्छा जिसमें मेरी इख्तलाफ राय है, मैं समझता हूँ उसको इस तरह से होना चाहिए, तो मेरा हक़ है कि मैं उसका इजहार उनके सामने करूँ। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी हमायत वापस ले लेती है तो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत घुटनों पर आ जाएगी। ये तो हकीकत है इफ्तिखार साहब, इसमें तो कोई दूसरी इज इट ए थ्रेट? नहीं, कोई थ्रेट नहीं, हकीकत है कि इसको जहन में रखना चाहिए। वाई? देखिए, इसलिए कि जहाँ पे अपोजिशन नहीं होती और सारा यस सर होता है, वहाँ ठीक नहीं होता। और जब तक इख्तलाफ राय ना हो, जब तक मुस्बत तनकीद ना हो, चीज़ें बेहतर नहीं होती। और हम इस सिस्टम का हिस्सा हैं, ये सिस्टम डिलीवर नहीं करेगा, उसका नुकसान हमें भी होगा। आप कहते हैं कि पंजाब में कोई भी सरकारी अफसर लगाना है वो नून लीग और पीपल्स पार्टी की बामी मुफाहमत के बाद मेरिट के साथ लगे। हकीकत में ऐसा नहीं है। दूसरा, आपका मुतालबा है कि पंजाब हुकूमत डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स में भी पीपल्स पार्टी को जो हिस्सा बनता है वो नहीं दे रही। तीसरा मुतालबा, पंजाब असम्बली में बनने वाली कमेटीज़ में भी पीपल्स पार्टी के अरकान को शामिल किया जाए। गवर्नर साहब, इसके अलावा एक मीटिंग हुई, उसमें डेवलपमेंट फंड विल बी इक्वली गिवन टू द MNAs and MPs ऑफ द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एंड पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। ये तय हो गया? हो गया जी। डेवलपमेंट फंड फॉर रनर अप एंड नोटेबल विल बी डिसाइडेड बाय द कमेटी। और कमेटी में है राना सनाउल्लाह, मलक अहमद ख़ान, मरियम औरंगजेब, ख्वाजा साद रफ़ीक, राजा परवेज़ अशरफ, अली हैदर गिलानी,
नदीम अफजल चांद, हसन मुर्सा। तो ये जो है रनर अप को आप देंगे पैसे, रनर अप नोटेबल, वाई योर पीपल्स पार्टी एंड मुस्लिम लीग के ही क्यों और दूसरी सियासी जमातों के क्यों नहीं? मेरा ये सवाल है। बिल्कुल आपका सवाल ठीक है। देखें ना, दूसरी सियासी जमातों को तो एक ओवरऑल देना है उन्होंने जो जीते हुए हैं। नहीं, मैं जीते हुए की बात नहीं, देखें द डेवलपमेंट फंड्स फॉर रनर अप, आपका मेरा मुकाबला हुआ, मैं जीत गया, आप रनर अप है, ठीक है सर, दूसरी सियासी जमातों को भी लोग रनर अप हैं, तो इसका इतलाक उन पर क्यों नहीं होगा? देखें वो जो रनर अप हैं वो हुकूमत में नहीं है ना, वो अपोजिशन में है। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट काउंसिल म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन फंड्स विल बी डन बाय द कमेटी रिकमेंडेशन एंड कंसल्टेशन, ये हो रहा है? मीटिंग कब हो रही है? ये मीटिंग अभी हुई है। अपॉइंटमेंट ऑफ उशर, ज़कात, बैतुल माल, मार्केट कमेटी इन पंजाब विद कंसल्टेशन ऑफ द कमेटी, ये भी डन तय हो गया? नहीं, ये तय नहीं हुआ अभी तक। सिर्फ जो हुआ है वो डेवलपमेंट फंड है जो MPs को मिले हैं। अच्छा, उसके बाद जो चीज़ें हैं ये पेंडिंग है। अच्छा, ये भी पेंडिंग है? ये पेंडिंग है। ये है कि चेयरमैनशिप ऑफ द DCC ऑफ मुल्तान एंड रहीम यार खान विल बी गिवन, ये स्टिल पेंडिंग, ये भी पेंडिंग है। पेंडिंग है। वन मेंबर ऑफ द पाकिस्तान पीपल पार्टी विल बी इंक्लूडेड इन ऑल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ पंजाब, पेंडिंग है। जी पेंडिंग है। पेंडिंग है। अपॉइंटमेंट ऑफ द मेंबर ऑफ द सर्च कमेटी फॉर वाइस चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी पंजाब, वो तो गुजर गया, डन नहीं हो सका, बट ड्रॉप कर दिया गया। नहीं, ड्रॉप क्या मतलब है, वो नहीं किया उन्होंने, वो तो खुद से ही बन गई और वहीं पे सारा वो आज तक उसका शोर जो है वो है ना। अपॉइंटमेंट ऑफ द लॉ ऑफिसर विल बी मेड बाय दी, नहीं हो सका अभी तक। चलो ठीक है, इसका मतलब इसमें सिर्फ डेवलपमेंट ही वाला हुआ है। मतलब कुछ चीज़ों पे आपके ये दस्तखत तो हुए हैं, पता नहीं किस किसने किए हैं? नहीं, मेरे तो नहीं हुए। अच्छा, आपके नहीं, पता नहीं किसी के दस्तखत तो हुए हैं, अब पता नहीं ये किसके दस्तखत हुए हैं। ये एक साइड के दस्तखत होंगे, दूसरी ये फिर होगा कि प्रपोज है। अच्छा, पर कोई अमल नहीं हो रहा, आप मुतमिन नहीं है? नहीं, एक अमल जो हुआ मैंने आपको बताया, MPs को जो डेवलपमेंट फंड मिले, तो सरकारी अफसर लगाने वाली बात आप ही नहीं मानेंगे? नहीं मानी गई। उसमें हमें कोई ऐसा है भी नहीं कि पीपल्स पार्टी की सुने, आपको अपने कुछ इलाके के मामला नहीं, मुझे कोई, मेरे इलाके में जो मर्जी लगा दें। गवर्नर साहब, मुझे जाना है एक ब्रेक ले लूँ और फिर मैं आता हूँ वापस और ये सिलसिला जारी रखते हैं गुफ्तगू का। ख्वाजा, हम जा रहे हैं ब्रेक पर, जाइएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम है ख्वाजा, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा गवर्नर पंजाब से। आप कहते हैं कि पंजाब में कोई ऐसा अस्पताल नहीं जहाँ गरीब का फ्री इलाज हो, ये क्या बात कर रहे हैं सर? पंजाब ही तो एक ऐसी जगह है जहाँ पे गरीब को फ्री इलाज मिल जाता है। नहीं, मैं तो देखे ना, कोई पॉइंट स्कोरिंग या कोई गिला नहीं है, कोई नाराज़गी या वो नहीं है कि मेरे से फिर मेरे कोलेशन वाले नाराज़ हो जाएं। मैं तो ईमानदारी से कह रहा हूँ, मेरे गरीब वर्कर था, उसका किडनी ट्रांसप्लांट था, मैंने पूरे पंजाब में कोशिश की, मुझे नहीं मिला, फिर मेरी नालायकी होगी, मुझे नहीं मिल सका। आपने कंसल्ट मिनिस्टर से बात की? मैंने तमाम हॉस्पिटल्स में बात की, अपनी पूरी कोशिश की, हेल्थ मिनिस्टर से। मतलब आप ये गवर्नर साहब मुझे ये कहना चाहते हैं कि गवर्नर साहब ने किसी गरीब आदमी की मदद के लिए कहा कि इसकी मदद कर दो, किडनी ट्रांसप्लांट फ्री हो जाए, उसके पास नहीं है। हाँ। वो पहले डायलिसिस कराता रहा, उसने ज़मीन बेच दी, उसके पास कुछ नहीं बचा, वो इस काबिल नहीं है। तो मैंने उसे कहा मैं तुम्हें सिंध भेज देता हूँ, उसने कहा मैं सिंध नहीं जा सकता, मुझे इधर से करा के दें। मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, मैंने पूरी कोशिश की, मुझे नहीं मिला किसी जगह कोई कि उसका किडनी ट्रांसप्लांट। आप कहते हैं कि पहले पीपल्स पार्टी को पंजाब में रगड़ा लगा और अब अगर सिस्टम गैर मुस्तकम हुआ तो ज़्यादा नुकसान मुस्लिम लीग नून का होगा, ये क्या बात है? देखे, रगड़ा लगा तो उन्हीं का होगा, ड्राइविंग सीट पे वो बैठे हुए हैं, हम तो पीछे लटके हुए हैं सीढ़ियों के साथ, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा? सीढ़ी, ये वार्निंग है, ये मुझे समझ नहीं आती, आप कहाँ वार्निंग दे रहे होते हो और कहाँ ऐसे मशवरा दे रहे होते हो, अभी तक समझ नहीं आ रही मुझे। मैं मशवरा दे रहा हूँ। अच्छा, मशवरा दे रहे, वार्निंग नहीं दे रहा, मशवरा दे रहा हूँ। मशवरा दे रहे हैं आप, ठीक। एक इम्पॉर्टेंट सवाल जो आपसे मैं करना चाहता हूँ जी, ये डिबेट है जी पानी के हवाले से, जी, नहरों के हवाले से, जो मौजूदा माहिदा है, क्या आप इस माहिदे को रिविज़िट करना चाहते हैं? नहीं, देखें, हम रिविज़िट नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं जितना सूबों का पानी है उनको पूरा उसका हक उन्हें दिया जाए जो नहीं मिल रहा। तो इरसा इज देयर, इरसा नहीं मिल रहा ना, नहीं मिल रहा। सिंध, उसमें जो बात है, सिंध को जब उसका पूरा पानी नहीं मिल रहा,
और उसी दरियाए सिंध में से आप फिर नई नहरें निकाल रहे हैं, तो हमारा वो कंसर्न किसके से वो जो निकाल रहे हैं नहरें, वो किसके पानी के हिस्से के निकाल। देखिए ना, पानी की तकसीम होगी चारों सूबों में, और कराची के लिए और कराची इंडस्ट्रियल एरिया के लिए ख़ास एक शेक रखे गए। आप ये कहना चाह रहे हो कि आपका पानी जो आपका हिस्सा है वो चोरी किया जा रहा है? हम ये कहना चाह रहे हैं कि पानी आज भी जो हमारा हिस्सा है हमें पूरा नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा। एक बात सुनो, और ये 91 का रिकॉर्ड है, अभी 2024 में बात कर रहे हैं, इसको रिविजिट नहीं कर लेना चाहिए? देखिए, क्योंकि आपकी भी आबादी बड़ी है, हमारी आबादी भी बड़ी है, दोनों फसलें जो खरीफ और उसकी फसल है। आपके पास पानी है ही नहीं, आप उसमें से नई नहरें निकालेंगे वो सारा सूख जाएगा। रिविजिट तो ज़रूर करना चाहिए, लेकिन आप बगैर किसी कंसेंसस के उस दरियाए इंडस रिवर से आप नई नहरें निकाल रहे हैं। आप ये कहना चाहते हो कि मुश्तरका मफादात की कौंसिल बुलाई जाए और उसमें ये मामला तय किया जाए? उसमें मामला तय किया जाए, उसमें जितना पानी है वो टोटल करके और जितना हिस्सा है उसके मुताबिक करके, फिर अगर उन नहरों के लिए बचता है तो बेशक निकाल लें। आपने एक बात की, पंजाब यूनिवर्सिटी का एक वफद आया आपसे मिलने के लिए। पंजाब यूनिवर्सिटी के वफद से गुफ्तगू करते हुए आपने कहा कि तलबा यूनियंस को बहाल करना चाहिए क्योंकि ये यूनियंस तलबा में कायदाना सलाहियतों और सियासी शोर को फ़रोग देती हैं। जी गवर्नर साहब, मैं ये आपसे पूछ सकता हूँ, क्यों कर ये नहीं हो रहा? ना ये सिंध में हो रहा है, ना ये पंजाब में हो रहा है, ना KPK में हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट भी इस पर कह चुकी है, कोई रुकावट क्या है इसमें? नहीं, सिंध में तो हो गया ना। सिंध में तो मेरा ख्याल है तलबा यूनियन से पाबंदी हट गई। वहाँ अगर प्रॉपर नहीं हो रहा, कुछ ना कुछ ज़रूर हो रहा है, और ये बड़ा ज़रूरी है। देखिए ना, लीडरशिप की क्वालिटी इसी वजह से जो है वो कमज़ोर हो रही है कि जब स्टूडेंट पॉलिटिक्स के नौजवान हमारे आगे नहीं आ रहे, तो एक पुराना जब मतलब ये आप यूनियन को बहाल करने के हामी हैं? मैं हामी हूँ। अब ये बात क्योंकि मैं खुद स्टूडेंट पॉलिटिक्स से ही आया। या आप बात करोगे बिलावल से भी करोगे, आसिफजारी से भी करोगे कि जनाब मैं ये कह रहा हूँ, मेरा ये मुतालबा है, मेरे मुतालबे हमारी पार्टी भी हामी है, हमारी क़यादत भी हामी तो है। हामी सब हैं, तो फिर हो क्यों नहीं रहा? देखिए, यहाँ पे हमने तो नहीं करना ना। मुतालबा तो कर सकते हो, मीटिंग कर सकते हो, कॉन्फ्रेंसेस कर सकते हो, कन्वेंशन कर सकते हो। कन्वेंशन भी कर रहे हैं, अभी पंजाब यूनिवर्सिटी में हुआ, मुतालबा भी कर रहे हैं। मैंने खुद मुतालबा किया, अभी रिटर्न में भी भेजूंगा। यू आर ए चांसलर। जी नहीं, लेकिन उस पाबंदी तब हटनी है जब असम्बली से होना है, तो मेरा अख्तियार नहीं है। मेरा आप जा रहे हो तकरीर करने के लिए, जो पॉइंट्स बना रहे हो ना असेंबली को तकरीर करने, उसमें ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या ख्याल है? सही कह रहे हैं। बतौर गवर्नर आप सूबाई कामों के बारे में रिपोर्ट तलब कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या आप वज़ीर आज़म पंजाब से मुकामी हुकूमतों के हवाले से रिपोर्ट तलब करेंगे कि वो कब इंतखाबात करवा रहे हैं? इंशाअल्लाह। वफाक की तरफ से गवर्नर सूबे का नुमाइंदा होता है। इस हैसियत में आपने पंजाब में जो मुख्तलिफ सियासी जमातें और सियासी गिरोह हैं, क्या उनके साथ कभी सूबे के मामलात पे मशावरत की है ताकि आप सदर पाकिस्तान को ये मामलात समझाने में उनके मददगार साबित हों? बिल्कुल, मैंने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो वक्तन फ़वक्तन मेरे पास आते रहते हैं, उनसे सूबे के हवाले से डिस्कशन होते रहते हैं। प्रेसिडेंट साहब से अभी 2-3 महीने हुए कि उनकी सेहत नहीं थी, मेरी मुलाकात नहीं हो सकी, और मैं लगातार उनको जो रिपोर्ट्स हैं वो देता रहता हूँ। सरदार साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए और आपने प्रोग्राम में शिरकत की। आपका बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत।